आपके अपने भांजे और आपके अपने वो बहनोई, अपनी अच्छा। बहनें, तो ये खूनी रिश्ता कैसे तब्दील हुआ? मैं जब आता था तो मैं उनके घर पे, वो मुझे उन्होंने फोर्स किया कि भाई हम बड़े हैं तो अब तुम हमारे घर पे रुका कर। जो कैश होता था वो कभी भी मैं वापस नहीं लेके जाता था, तो वो मैं उनके पास छोड़ देता था कि ये $10,000 हैं, आप रख लें। मैंने उनसे कई मरतबा कहा कि जी वो मुझे कोई घर बाय करके दे दें, अब आपके पास इतने पैसे हो गए हैं तो कोई घर बाय कर ले। तो वो कहते थे तुम्हें क्या जरूरत है। 2016-17 तक उनके पास तकरीबन मेरे $44,000 और 1,69,00,000 रुपए उनकी तरफ जमा हो जाते हैं जी। जाद अफजल के पास भी मेरे अमानतन पैसे होते थे। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जी ये मेरे पैसे हैं, मुझे दे दें आप, तो वो जनाबे वाली उन्होंने कहा जी ये पैसे तो मैंने उसको दिए हैं, इसको दिए, इसको दिए हैं। और मैं उस दिन वापस यूएस जाना था, तो वो जनाब मेरे साथ बड़ा लड़े और मुझे मतलब मारने की भी कोशिश की, तो मैं खामोश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, मैं हमेशा बात करता हूँ आप लोगों से और डिफरेंट जो मौज़ूआत हैं हमारे और इश्यूज़ हैं, उन पे हम जैसे आपको पता है बात करते हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, जुडिशरी से रिलेटेड हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे उनसे उनके बारे में बात करता हूँ। आपको याद होगा पिछली दफ़ा मेरा अपना दोस्त, अपना भाई जमील मुग़ल जो अमेरिका में रहता था और उसकी अपनी बहनों ने और बहनोई ने उसके साथ क्या किया और किस तरह वो ख्वार हुआ, वो अपनी ज़मीन नहीं ले सका, उसकी 4 मुरब्बे ज़मीन आज भी यहाँ पड़ी हुई है और उस पे उन कासिबों का कब्ज़ा है और जमील अमेरिका में बेचारा उसकी डेथ हो गई थी। नाज़रीन, इसी सिलसिले की कड़ी है और आज हमारे साथ हैं जी एजाज़ साहब। एजाज़ साहब भी रहते हैं अमेरिका में, काफ़ी अरसे से वहाँ सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। इनसे मेरी मुलाकात होती है जब मैंने इन्हें परेशानी की हालत में देखा और फिर इनका जो केस है वो मैंने टैकल किया, हैंडल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहुत कुछ पाया है। लेकिन आज हमने सुनना है एजाज़ साहब की ज़ुबानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या-क्या होता है यहाँ, क्या ज़ुल्म होते हैं और कौन करते हैं। एक तो अपने रिश्तेदार हैं जो ये सब कुछ करते हैं और उनके साथ-साथ जो बाकी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें पुलिस है, अदालतें हैं, बाकी महकमे हैं, वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। एजाज़ साहब, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खान ठीक है, साहब, आप आप कैसे? खैरियत से हैं, फिट हैं माशाअल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप एजाज़ कैसे? साहब, दोस्तों को ये बताइए कि जी आप अमेरिका कब गए मुख्तसर और फिर आप वो कैसे वहाँ सेटल किया, कितनी मेहनत की और फिर आपके साथ क्या हुआ? ऐस्ता-ऐस्ता पूरा बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब, एक्चुअली मैं गया था 2000 में हुँ, अमेरिका, और वहाँ जाकर मैं सेटल हुआ जी। और वहाँ पर मेरा गैस स्टेशन का बिज़नेस था, अच्छा। जो कि मेरा पाकिस्तान में भी बिज़नेस था, मेटल का, स्टील मेटल का बिज़नेस था, जिसको मैंने वाइंड अप करके तो मैं अमेरिका मूव हुआ 2000 में। तो वहाँ पर भी मैंने गैस स्टेशन का बिज़नेस शुरू किया जाते ही, और वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा बिज़नेस रहा और काफ़ी मेहनत की उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ़ है, यहाँ की निस्बत बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है और ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है, अच्छा, और अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते, तो आप कभी भी बाहर के मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते, स्पेशली अमेरिका में। ओके। तो हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी मुझे दी, और वो बिज़नेस अच्छा चला जी। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह गैस स्टेशन के बिज़नेस में मैं हूँ, और इसके साथ-साथ स्टील मेटल के बिज़नेस में हूँ। बाहर से स्क्रैप इंपोर्ट करता हूँ मैं, और दुबई में थोड़ा काम है। इसी तरह जापान में भी गाड़ियों का काम है थोड़ा-सा, वो काम भी मैं करता हूँ अभी, तो उसी सिलसिले में है। तो एक्चुअली हम लोग जो है ना, पाकिस्तानी मतलब ओरिजिन के लोग जो अमेरिका में सेटल होते हैं, हमारे दिल बहुत नरम होते हैं अपनी फैमिलियों के लिए। वतन की मोहब्बत और फैमिली की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत और फैमिली की मोहब्बत, आप यकीन जानिए, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी जो अब्रॉड में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो जिस तरह अपनी फैमिली को जिस हाल में छोड़ के जाते हैं, वो 20 साल के बाद भी वैसे ही सोचते हैं कि वो वैसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये समझते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ होगी, तो वो उनको तो शायद उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, या उस तकलीफ़ का उतना अंदाज़ा नहीं होता, जितना हम लोगों को वहाँ पर बाहर बैठ के होता है। हम लोग मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है,
कि मैं अपनी फैमिली को, यानी मेरी फैमिली में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, किसी को तकलीफ होती थी, तो मैं यकीन जानिए कि रात को सोता नहीं था। और मैं खुद फ़ोन करके उनको कहता था कि इसको डॉक्टर के लेके जाएँ, इसको हॉस्पिटल लेके जाएँ, आपको पैसों की ज़रूरत है, मैं भेजता हूँ। मेरे अपने ब्रदर मेरे से बड़े भाई आफ़त साहब, उनके भी 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ, और भी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जिनके लिए मैं फ़ाइनेंशियली और उनको मतलब मेडिसिन वग़ैरह भी लेके आता हूँ, देता हूँ, अभी तक भी दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपका हो गया ना, अब आपका जो केस पे आते हैं, जो जी, जी। दोस्त सुनना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? आपके अपने भांजे और आपके अपने वो बहनोई, अपनी अच्छा। बहनें, तो ये खूनी रिश्ता कैसे तब्दील हुआ? आप क्या कितने पैसे आपने दिए? वो प्लॉट का जो इश्यू है ज़रा बताइए? जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे हमारे अंदर ये हमारी फैमिली के लिए जी, जी। ये मोहब्बत होती है। बात कुछ यूँ है जी, ये तकरीबन 2000 14-15 की बात है कि मैं अपनी बड़ी बहन के घर पे रुकता था। मैं जब भी पाकिस्तान आता था, तो 2010 में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और मैं आप कब गए थे अमेरिका? जी 2001 में मैं गया था, 2001 में गए। 2001 में गया ओके, था। ठीक है। 2010 में मेरी वालिदा का इंतकाल होता है, उसके कोई 2-3 साल के बाद मैं पाकिस्तान आता हूँ। उस टाइम पे भी आता हूँ, बाद में भी आता हूँ। तो मेरी बड़ी बहन है, उनका नाम ताहिरा इकबाल है। वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे इकबाल साहब जो हैं। इकबाल साहब जो हैं जी, इकबाल साहब मेरे जो हैं वो फूफीज़ाद भाई भी हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो मेरी बहन, उनके साथ उनकी शादी हुई भी है जी। और हुआ यूँ कि मैं जब आता था तो मैं उनके घर पे, वो मुझे उन्होंने फ़ोर्स किया कि भई हम बड़े हैं, तो अब तुम हमारे घर पे रुका करो, जब भी अमेरिका से आते हुँ। हो तो हमारे घर पे रुका करो। तो फैमिली ने भी, मेरी छोटी बहन ने भी मुझे कहा कि भई आप इनकी तरफ रुक जाओ, छोटे भाइयों ने भी कहा आपकी तरफ, इनकी तरफ रुक जाओ। तो मैं ख़ैर फाइनली उनकी तरफ फर्स्ट टाइम लाइफ़ में उनकी तरफ रुकना शुरू किया मैंने। तो जब मैं आता था तो मेरे पास पैसे होते थे, यानी एक मेरा वॉलेट होता था जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट, मेरे आईडी कार्ड्स, मेरे बैंक कार्ड और कैश मनी उसके अंदर होती थी। तो वो मैं उनको दे देता था कि भई ये इसको रख लें, मैं जब वापस जाऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा, ताकि वो सेव रहे। वो रख लेते थे। जब मैं जो कैश होता था वो कभी भी मैं वापस नहीं लेके जाता था, तो वो मैं उनके पास छोड़ देता था कि ये $10,000 हैं, आप रख लें, ये $20,000 हैं, आप रख लें, ये $11,000 हैं, आप रख लें। और वो रख लेते थे और मैं वापस चला जाता था। कुछ अरसा के बाद ऐसा हुआ कि मैं पैसे उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैं फ़ील करता था कि फ़ैमिली में अब जो है ना वो थोड़ा चेंज आ गया है, घरों में मतलब थोड़ी-सी चेंजेज़ आ गई हैं ना, उनके घर में उनके थोड़ा पास थोड़ा चेंज खुशहाली आना हाँ जी, शुरू हो गई। खुशहाली कुछ चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कोई घर या कोई प्लॉट यहाँ पे ले लूँ या कोई ऐसा घर बनाऊँ ताकि मेरी फ़ैमिली भी जब पाकिस्तान आए, तो वो अपने घर में रुके जी। बिल्कुल सही है। तो मैंने उनसे कई मर्तबा कहा कि जी वो मुझे कोई घर बाय करके दे दें, अब आपके पास इतने पैसे हो गए हैं, तो कोई घर बाय कर लें। तो वो कहते थे, "तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम 8 दिन के लिए आते हो, ये रूम है हमारा, तुम यहाँ पे रहो, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी हुँ। चीज़ की, तो तुम रुको।" तो मैं चुप करके रुक जाता था। 8 दिन के बाद मैं वापस चला जाता था। जब मैं नेक्स्ट टाइम आना तो मैंने कहा, "यार कोई गाड़ी ले लें, कोई मतलब पैसे पड़े हैं तो गाड़ी ले लें कोई।" तो मैं गाड़ी के लिए बोलना तो उन्होंने कहा, "तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये गाड़ी खड़ी है, तुम इसको इस्तेमाल करो।" तो मैं चुप कर जाता था, 8 दिन के बाद फिर वापस चला जाता था। तो इस तरह करते-करते यानी 2010 यानी 12-13 से लेके 2016-17 तक उनके पास तकरीबन मेरे $44,000 और 1 करोड़ 69 लाख रुपए उनकी तरफ जमा हो जाते हैं जी। तो इसी दौरान मेरा एक और भांजा है जी, उसका नाम है सज्जाद अफ़ज़ल, वो मेरी छोटी बहन का बेटा है। तो उसके पास भी, वो जब भी उसको ज़रूरत होती थी वो मुझे कहता था, मामू जी मुझे पैसे चाहिए। कभी मैंने, उसके पास भी मेरे काफ़ी पैसे उसके पास जमा थे। कोई चीज़ बेचनी तो उसने उसको पैसे दे देने, कहीं से कोई पैसे लेने तो उसको कहना यार वो यानी ले वो ले। पैसे अमानतन आपने अमानतन उसके पास उसके होते पास थी कि अमानत पड़ी हुई है जी, और मैं जी। तुमसे ले लूँगा। वो दोनों के पास अमानत होती थी जी, मैं अमानत इनके साथ कोई कारोबार नहीं करता था ओके। और कभी भी कोई कारोबार नहीं किया। मतलब मैं अपनी फैमिली के अंदर किसी भी बहन-भाई के साथ या किसी के साथ मैंने कभी कारोबार नहीं किया।
इनके पास भी मेरे अमानतन पैसे होते थे और सज्जाद अफजल के पास भी मेरे अमानतन पैसे होते थे जी। वो कभी कुछ चीज़ बेच देता था मेरी, जैसे कुछ चीज़ बेची तो उसने पैसे रख लेने। कभी एक टैडी पैसा भी खान साहब मैंने इनसे मुनाफा नहीं लिया। कभी एक पैसे का भी इनके साथ मैंने कभी कारोबार नहीं किया जी। तो मेरे पैसे इनके पास अमानत थे। सज्जाद अफजल के पास जी, मेरे जो छोटा भांजा है, उसके पास मेरे 1,16,72,000 रुपए थे जी। और जो बड़े बहनोई साहब हैं, इकबाल साहब और उनका बेटा इमरान इकबाल, उसके पास मेरे 1,69,00,000 एक पाकिस्तानी रुपीस और $44,000 उनके पास है जी। तो हुआ यूं कि 2016 की बात है जी, या 2016 की बात है, मेरे ख्याल 16-17 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस दौरान मैंने पाकिस्तान में आया तो मैंने खुद से ही कोशिश की कि यार ये तो मुझे लेके नहीं देते, कोई घर बार को प्लाट नहीं लेके देते, ये पैसे इनके पास हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ना मैं इनसे कोई मुनाफा लेता हूँ ना ये को मुझे मुनाफा देते हैं, तो मैं कोई चीज़ अपनी बाय कर लूँ ताकि मेरी फैमिली के, मेरी बेटी के काम आए कल को। तो मैंने खुद से कोशिश की और मैंने एक प्लाट खरीद लिया जी, जिसका नंबर DHA के अंदर, जिसका नंबर है जी 35 N ब्लॉक में वो प्लॉट है जी। 16 मरले का तकरीबन वो प्लॉट है जी। वो मैंने खरीद लिया और उसमें मेरा जो छोटा भांजा है सज्जाद अफजल जी, उसने मेरी मदद की, मुआवनत की और हमने वो प्लाट खरीद लिया जी। उसका पहला बयाना 32 लाख रुपए मैंने खुद अदा किया। मैं पाकिस्तान में था जी, अपने हाथों से उसका पे ऑर्डर बनवाया जी मैंने इमरान इकबाल से, और सॉरी अपने बनोई इकबाल से और उनके बेटे इमरान इकबाल से, क्योंकि मेरा तब यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं था। जी जी। तो वो मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मुझे पे ऑर्डर बना दिया, हमने बयाना करा दिया और बाकी वो रकम जो प्लॉट था वो हमने खरीदा 1,14,00,000 रुपए का जी। तो वो मैंने वो सज्जाद के पास, चूंकि 1,16,00,000 रुपए थे उस टाइम पे, तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि 32 लाख तो हमने दे दिए हैं इसको, तो बाकी के पैसे जो तुम्हारे पास है ना वो तुम पे ऑर्डर बना के तो ये प्लाट की क्लोजिंग करा लेना। वो डीलर है जी वहाँ का, उसका नाम है फयाज उसका नाम है जी, और कौन रियल स्टेट के नाम से उसका, अब वो मेरे ख्याल कोई डिफरेंट नाम उसने रखा है। उसने वो प्लाट हमें लेके दिया और वो साथ था खड़ा, उसके सामने ही मैंने सज्जाद अफजल को कहा कि बाकी की पेमेंट जो तुम्हारे पास है मेरी, उससे आप पे ऑर्डर बना के दे देना। और उसने किया ऐसा जी। उसने सारे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उसको व्हाट्सएप किए जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। फिर उसकी सारी मैंने वो जो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है यहाँ की DHA की, वो मैंने पे की। उसने ट्रांसफ़र में मतलब वो सारे पैसे मैंने उसको पे किए। तो उसने वो प्लाट जो था वो ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा, ट्रांसफ़र जब उसने करा दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ओवरसीज़ ट्रांसफ़र होता है जी। उसमें कोई पावर ऑफ अटर्नी बना के देना पड़ता है ब्लड रिलेशन के साथ कुछ, तो वो हो जाता है। लेकिन वो DHA वाले फ़ाइल नहीं देते, वो फ़ाइल जिसके नाम ट्रांसफ़र होता है उसी को बाय हैंड करते हैं जी, उसको डिलीवर करते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ क्लोजिंग के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं जब वापस आया पाकिस्तान, तो मैं खुद गया DHA के ऑफिस में, उन्होंने मुझसे सिग्नेचर लिए और सज्जाद मेरे साथ था। रियल स्टेट का जो एजेंट ब्रोकर है फयाज, वो मेरे साथ था जी। हमने वहाँ से प्लॉट की फ़ाइल ले ली। अब वो प्लॉट की फ़ाइल मेरे पास थी, मेरा प्लॉट था, मेरे पास उसकी फ़ाइल थी जी। अब ये तो काम यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया जी, वो पैसे दिए और हमने प्लॉट की फ़ाइल ले ली। इसी दौरान अब मेरे पैसे चूंकि इकबाल के पास और इमरान के पास 1,69,00,000 और $44,000, तो मुझे कुछ फैमिली से कुछ बातें सुनने को मिल रही थी कि जी वो कहते हैं जी हमारे पैसे इजाज़ की तरफ निकलते हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मेरे पैसे तो उनके पास हैं, ये कैसे कहते हैं मेरे पैसे, मैंने उनके को पैसे देने हैं। तो फाइनली जो उन्होंने मुझे हिसाब किताब व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था कि जी हमने आपसे $10,000 वसूल किए हैं, हमने $11,000 वसूल किए, हमने $6,000 वसूल किए हैं, वो तफसील मैंने आपको फराहम किया जी, सारे रिकॉर्ड। तो मैंने क्या किया, वो उनकी दुकान के लेटर पैड है जी, उसके ऊपर उन्होंने आपने कहा जी मुझे लिख के भेजिए लेटर पैड। हाँ जी, तो उन्होंने लिख कर मुझे भेज दिया जी सारा। ये हिसाब है सारा, ये हिसाब है। तो उन्होंने, बल्कि एक मेरा घर था जी यहाँ पे वसंतपुरा में, वो 36.5 लाख रुपए का हमने बेचा था, अराउंड इसके लगभग था।
वो पैसे वो इकबाल और इमरान साहब ने वसूल किए जी। उन्होंने अपने लेटर पैड पे रसीद दिया हाँ आपको? रसीद उसमें मुझे लिख कर भेजा, वो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है जी। तो वो बल्कि मैंने वो जिन्होंने घर खरीदा है उन्होंने ये कंफर्म किया है जी, हमने पैसे इकबाल साहब को और उनके बेटे इमरान को दिए। तो जब मैंने इनसे वो जो इनका हिसाब इन्होंने मुझे बना के भेजा था, व्हाट्सएप पे सारा लिख के भेजा, इस तरह करके सारा डिटेल उन्होंने भेजी। अब खान साहब हुआ ये कि मैंने उनका लिखा हुआ हिसाब था ना, उसी को मैंने कंप्यूटराइज कर दिया कि भाई ये पर्चियां लिखी हुई हैं, ये सारा हाथ से लिखा हुआ है। तो मैंने उसको एक्सेल शीट पे चढ़ा के उसको मैंने सारा कंप्यूटराइज कर दिया। तो जब मैंने देखा तो जी वो 1,69,00,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं और उसमें कोई 44,000 जो डॉलर आपने बताया। जी वो उसमें थे जी। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जी ये मेरे पैसे हैं, मुझे दे दें आप, तो वो जनाबे वाली उन्होंने कहा जी ये पैसे तो मैंने उसको दिए हैं, इसको दिए हैं, उसको दिए हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझे बता तो दें कि ये आपने $10,000 किसको दिए हैं, ये $11,000 किसको दिए हैं, ये $6,000 किसको दिए हैं। इस तरह करके उन्होंने अगर उन्होंने किसी को 10 रुपए दिए हैं तो उसका नाम, डेट, कब दिए, किस काम के लिए दिए, वो सब लिखा हुआ। और अगर उन्होंने किसी को $11,000 दिए हैं या $6,000 दिए हैं या $10,000 दिए हैं तो उसके साथ ना कोई नाम है, ना कोई डेट है, ना कोई उसके साथ कोई लिखा हुआ भी कब दिए, किसको दिए, किस काम के लिए। तो ये मेरा जुर्म है जी। मैंने उनसे पूछा नहीं, फिर वो जो चेक चोरी हो गया जी, आपके, मैं वो स्टोरी मैं वो आपको भी बताता हूँ सुनाया जी। ना। वो इसके बाद की बात है जी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो मेरे बड़े भाई के घर आए और मैं उस दिन वापस यूएस जाना था, तो वो जनाब मेरे साथ बड़ा लड़े और मुझे मतलब मारने की भी कोशिश की। तो मैं खामोश हो गया कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो बड़े हैं, बहनोई बड़े है। हैं, बहनोई हैं, अब मैं इनसे क्या मतलब। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको फैमिली के अंदर एक्सपोज करूं और आपकी इज्जत खराब हो। पता तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आपने खुद एक्सपोज किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात मैंने उनसे की जी। उस टाइम पे मेरे बड़े भाई पास बैठे हुए थे, और भी फैमिली के 1-2 मेंबर बैठे थे, बहन भी वहीं पे थी। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं अब आप खुद एक्सपोज आप कर रहे हैं तो अपने आप को तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो कभी किसी को नहीं कुछ कहा। मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत करता रहा, करता हूँ, अभी भी करता हूँ। सच्ची बात बताइए, मैं अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। लेकिन ये एक डिस्प्यूट है, इसके अंदर देखिए मुझे ये देखना है, मेरी एक लाइफ है, मैं मुआशरे में एक इज्जतदार शहरी की तरह अमेरिका में भी रहता हूँ, यहाँ पे भी रह रहा हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, मेरी फैमिली है। मतलब ठीक है, हम लोग अमेरिकन हैं, लेकिन हम लोग बाय मदर, ये हमारा मदर कंट्री है जी, हम यहाँ पे रहते हैं, मेरा घर है यहाँ पे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। खैर एनीवे जी, हाँ खान साहब वो ये जब हुआ तो उन्होंने एक बात कही मेरे बड़े भाई के सामने कि जी मैं मतलब अगर मैं ये मर भी गया ना तो मेरे, अगर मैं तो आपको ना बता सका कि ये पैसे मैंने किसको दिए हैं तो मेरे बच्चे भी आपको देंगे। तो अच्छा, ये मैं बात जहाँ की ये उन्होंने। बात उन्होंने कही जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाय ओथ मैं कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई के सामने उन्होंने कही। हाँ साहब, उसके बाद मैं वापस चला गया। अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी, मैं वापस यूएस चला गया। अब यूएस जब वापस जाता हूँ तो ठीक 2 महीने के बाद जनाब आली कोर्ट से हमें एक नोटिस आता है यूएसए में, सिविल कोर्ट, यहाँ से सिविल कोर्ट से एक नोटिस आता है कि जी आपने ये 2 चेक दिए हैं डॉलर अकाउंट के। अच्छा। हाँ जी, पैसों के नहीं, रुपीस के नहीं, डॉलर अकाउंट के चेक दिए हैं। एक है $60,000 का जो कि मेरी बेटी के एजुकेशनल अकाउंट का है जी, और दूसरा $52,500 का चेक है जी, वो मेरी वाइफ की कंपनी का चेक है जी। तो ये 2 चेक आपने दिए हैं और ये आपने प्लाट इनसे खरीदा था, प्लाट खरीदा था डीएचए में, और इस एवज में इकबाल और इमरान ने पे ऑर्डर बना के दिए हैं, तो आपने अभी तक उनको पैसे नहीं दिए। तो ये चेक आपने उनको दिए थे। अच्छा, उसमें एक चेक 4500 का था, आप बोल रहे हैं। जी वो जी जी पहले जो उन्होंने दिया था जी और जी उसको बंद कराया, जी ये तो जी बाद में किए ना जी उन्होंने जी 2 चेक जी। असल में जो वो $4,500 का जो चेक है ना, हाँ साहब, वो ऐसा है कि ये चेक थे कुछ 6-7 चेक थे। और ये हुआ यूं कि मेरी वाइफ इधर आई पाकिस्तान, उन्होंने इनके घर पे विजिट किया,
और उस दौरान इनका जो है ना एक पर्स चोरी हुआ, वाइफ का ना वहाँ पे मिस हो गया। तो जब वो मिस हुआ तो इन्होंने कहा कि जी मैं वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप खामोश रहो, ये बहन का घर है तो इसमें जो है ना वो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकता कि आप बहन के घर रह रहे हैं, बहनोई हैं, भांजे हैं, तो वो आपकी चोरी कर लें, कैसे सोचता है बंदा जी? ये जी मैं सच्ची बात बताऊं, ये मेरे अपने भी मतलब वहमो गुमान में भी नहीं है कि हम सुनते थे कि पाकिस्तान में रिश्तों में ये सारा कुछ होता है जी। तो लेकिन ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है जी। तो मैं इसमें जो है वो मतलब मेरे लिए एक अच्छा, वो सरप्राइजिंग चेक सिचुएशन। आपने फिर हाँ जी, रुकवा वो दिए? हुआ ये जनाब अली कि वो चेक जो थे, अब वो जो $4500 का चेक है वो वहाँ पर हमें नहीं पता चला कि ये कहाँ से इनके पास आया, क्या हुआ? हुँ। वो चेक वहाँ पे पहुँचा, मैं और मेरी मिसेज़ हम लोग वहीं पे थे, तो बैंक से कॉल आती है कि जी आपका एक $4500 का चेक आया है, पाकिस्तान से ओवरसीज़ से आया है। तो आपने दिया किसी को? तो वो हम लोग बैंक गए, जाके देखा, वो मेरी वाइफ़ के अकाउंट का चेक था, हुँ। कंपनी अकाउंट का चेक था जी। तो हम गए तो हमने तो देखा, तो हमने पूछा कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कौन से बैंक से आया है? तो उन्होंने बताया कि जी ये मिज़ान बैंक का से ये हुँ। ट्रांसफ़र हुआ है पाकिस्तान से किसी से, और मोहम्मद इकबाल साहब के अकाउंट से आया जी, उन्होंने डिपॉज़िट अच्छा, किया। इकबाल साहब ने अपना अच्छा ये दोस्तों को बता दें क्योंकि यहाँ भी तो आपको फॉरेन अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर चेक डॉलर्स में है तो आप वैसे तो जमा नहीं करा सकते। जी, मैं बताता हूँ, उसमें क्या किया इन्होंने कि वो मेरे जो भांजा साहब हैं, इमरान साहब, उनकी साली मदीहा अशरफ उसका नाम है जी। वो उस वक़्त ताजपुरा ब्रांच मज़ान बैंक में काम करती थी। तो इन्होंने वहाँ पे अकाउंट खोला इकबाल साहब ने $200 के साथ। और ये 2016 की बात है जी, मैंने बैंक से वेरिफ़िकेशन ली है हुँ, उसकी। हुँ। तो वो उन्होंने आई डोंट नो इस पर्पज़ से खोला था। उस अकाउंट में इन्होंने $4500 का चेक डाला, जो कि हमने फिर उसके ऊपर अमेरिका में स्टॉप स्टॉप पेमेंट पेमेंट हो गई थी लगा, आपकी। स्टॉप पेमेंट लगाई। तो वो अकाउंट जब इन्होंने 2016 में खोला और 2025 में इन्होंने उसको क्लोज़ किया खान साहब, जब अभी मैं इस केस की इसको इसकी इसके पीछे इसका मतलब जी, जी। इसमें खुद वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि 2025 में उन्होंने वो अकाउंट क्लोज़ करते हैं वो। हुँ। और आप हैरानगी वाली बात ये है, सरप्राइज़िंग ये बात है कि वो $200 से ही अकाउंट खुला था, यानी 10 साल के अंदर उसके अंदर $1 की भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई। यानी 200 वो जमा द हुआ हाँ और जी, 200 ही रह गया। हाँ जी, वो इन्होंने इसी पर्पज़ के लिए किया वो होगा ना और इन्होंने तो उनका ऐसी जी, फॉरेन उसमें कोई था ही नहीं। था ही नहीं जी। मकसद यही था कि आपको लूटा जाए। लूटा जाए जी। अच्छा जी, तो वो जनाब अली इन्होंने वो जो चेक था वो उसमें जमा कराया जी, $4500 का चेक, जिसको फिर हमने अमेरिका में स्टॉप पेमेंट लगाई और वो डन हुआ। अब वो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग था जी ये, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को समझाया कि वो शायद कोई मिस्टेक होगी, ताकि मेरी मतलब फैमिली में ये बात मेरे लिए एम्बैरेसिंग ना बने जी। जी। तो मैंने उनको समझाया कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, हो गया, गलती से हो गया होगा। लेकिन मैंने इस इश्यू नहीं बनाया जी इस बात को। तो जब ये इन्होंने 2018-19 में 19 के अंदर जी, मेरा ख़्याल है 19 है या 18, में जब डेट वो भूल रही है, मेरा ख़्याल 19 है जी। तो इन्होंने जनाब आली 2 चेक प्रेज़ेंट किए उसमें बैंक में, ताजपुरा ब्रांच में, जहाँ पर इमरान इकबाल की जहाँ साली पहले चेक हुआ था जी, और वहीं वो पे वो मदीहा अशरफ वहीं पे काम करती थी। जी, जी। तो वैसे तो ये इनको शायद ये इल्म नहीं है कि $10,000 से ऊपर का जो चेक होता है, वो बैंक वेरिफ़िकेशन के बगैर जमा नहीं करता जी। तो ये मालूम है कि ये गेटवे में जाके ये चेक जो हैं वो वेरिफ़िकेशन के लिए जाते हैं, $10,000 से ऊपर के चेक जो हैं, और स्पेशली अमेरिका के जो चेक होते हैं जी। तो वो जब वो चेक वहाँ पे गए हैं, तो वो हमें पता चला कि जी ये इन्होंने चेक जो है ना वो ये भेजे हैं चेक यहाँ पे, और इसको स्टॉप पेमेंट लगी। स्टॉप पेमेंट मतलब वो वहीं से जी, जी। रिटर्न हो गया ना जी चेक, वो $60,000 का चेक था। इन्हें तो आइडिया नहीं होगा ना जी, इन्हें कुछ इन्होंने आइडिया तो नहीं था। कि जी क्या कर रहे एक हैं मज़े हम। की बात आपको मैं और बताऊँ, इनको मतलब वो नकल के लिए भी कहते हैं, अक्ल की अकल ज़रूरत चाहिए। होती है। जी, जी। इन्होंने चेक पता कैसे लिखे हैं हाँ साहब? चेक के ऊपर लिखा है 60,000 ओनली।
ना उसके अंदर डॉलर लिखा अच्छा, है, ना रुपी लिखे ना ना डॉलर रुपीस लिखे। लिखे हैं, ना डॉलर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा मैं देखे हैं, मैंने हाँ चेक जी, कोर्ट में हाँ। भी पेश हुए हैं। और उसके ऊपर इन्होंने फेक सिग्नेचर करके, फेक उसको भर के, यानी आपकी मिसेज के हाँ सिग्नेचर? जी, हाँ जी, वो उन्होंने उसके सिग्नेचर करके तो इन्होंने उसको अमाउंट भर के $60,000 और $52,500 भर के तो इन्होंने उसको मदीहा अशरफ की प्रेजेंस के अंदर उनको स्लिप लगवाई। उसने इनको पूरा फैसिलिटेट किया। वरना बैंक कभी भी $60,000 का चेक जा रहा है तो ये डेफिनेटली वो बैंक पूछेगा भाई ये $1,12,000 के चेक आप भेज रहे हैं। नहीं, यहाँ भी है और वहां से भी आप भेज रहे जी, हैं, भेज रहे तो हैं। आप तो उसमें ब्लैकलिस्ट हो हाँ जी, जाते हैं बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। इतने पैसे आप किसको भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर सर जी वो डिपार्टमेंट सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। बैंक आपको कॉल कर देता है कि ये आपने किस पर्पस के लिए भाई सब चेक दिए वहां पे। और सबसे बड़ी बात एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरी बेटी का एजुकेशनल अकाउंट का जो चेक है जो इन्होंने $60,000 का लिखा है जी, वो इतना तो हो ही नहीं तो सकता सर जी जी। उसमें सिर्फ $1,000 से ज्यादा हम पैसे नहीं रखते वो बच्ची की चीजें लाने के लिए। वो एजुकेशनल उसका अकाउंट है, उसके अंदर इससे ज्यादा पैसे नहीं होते। अगर वो पैसे कम हो जाते हैं तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 1,000 के करीब हम उसमें मेंटेन करते हैं उसको। इन्होंने उस अकाउंट का भी $60,000 का चेक लिख दिया। इनको पता था शायद ये सारे ही जहाज के ही चेक हैं और ये भी सारा और जनाब लिख दिए चेक। अब वो चेक वो उन्होंने प्रेजेंट तो कर दिए, फेक चेक थे, फोर्ज करके फोर्जरी के साथ इन्होंने वो चेक उनको स्लिप पे लगा के। तो मजे की बात यहाँ पर एक और है वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई अगर यहाँ पर पाकिस्तान में जो मैंने अभी यहाँ का लॉ देखा है कि अगर किसी का कोई चेक डिसऑनर होता है ₹1,00,000 का 50,000 का, उस पैसे सबसे पहले जाके वो सबसे पहले तो वो कॉल करेगा उस बंदे को कि भाई तुम्हारा चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है तो पैसे दे दो। अगर वो नहीं देता तो वो दोबारा उसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं। लेकिन अगर वो पैसे नहीं देता तो देन दे कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड दे फाइल द रिपोर्ट एंड देन पुलिस कैन कॉल हिम लाइक वी गेट कम ओवर हियर। सो वो उसको बुलाते हैं जी उसको वहाँ पे। इन्होंने $60,000 का इनका चेक डिसऑनर हुआ है, $52,500 का इनका चेक डिसऑनर हुआ है। इन्होंने ना मुझे कॉल की है, कोई टेक्स्ट मैसेज किया है, ना इन्होंने मुझे कोई किसी फैमिली में किसी बंदे को कहा हो कि भाई ये इजाज ने चेक दिए हमें, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा इतने भाई। पैसे मेरे हैं। बड़े भाई साहब यहाँ पे हैं सरफराज साहब, उनको बताते हैं कि भाई ये इजाज ने चेक दिए हैं और ये डिसऑनर हो गए भाजी, इससे चेक पैसे लेके दे हमें। किसी बंदे को कुछ पता नहीं, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्होंने जनाब उठा के वो कोई वकील साहब हैं वसीम रहमत साहब, शायद वही इनके लीगल एडवाइजर हैं, वो उन्होंने इनको कोई एडवाइस किया ये होगा सिविल कोर्ट में चले सिविल गए, कोर्ट में रिकवरी चले सूट जाएं में। जहाँ जी सू कर दें। तो उन्होंने जनाब वाली एक पिटीशन दायर की है, उसके अंदर वो चेक लगा के तो उनको कहा कि जी ये हमने इसने हमें चेक दिए हैं और ये चेक अच्छा डिसऑनर। एजाज साहब, ये होगी